अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ाबख्श कारोबार है। इस सिलसिले की 82 वीडियोज़ में पेश कर चुका हूं। आज वीडियो नंबर 83 आपकी खिदमत में पेश है। काफ़ी दोस्तों ने पिछले दिनों रब्ता किया और पूछा कि उनके कबूतरों का मुँह पक गया है अंदर से और अंदर दाने से बन गए हैं, पीला सा मवाद है उन दानों में। और बच्चों में भी आम तौर पे छोटे बच्चों में ये मसला हो जाता है, बड़ों में भी हो जाता है। तो इसका कोई इलाज बताएं। तो ये असल में गर्म खुराक खाने की वजह से कबूतरों का मैदा जो है वो हीट अप हो जाता है और वो फिर उनका मुंह पक जाता है इसके नतीजे में। तो आज मैं आपको ना सिर्फ ये कि इसका इलाज बताऊंगा, इसके इलाज के साथ साथ मैं आज तवज्जो इस तरफ भी गई है कि आपको ये हिदायत करूं कि अब इनकी खुराक में थोड़ी तब्दीली लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब सर्दी उस तरह से नहीं रही जिस तरह सर्दियों में हम गर्म ग़िज़ा इनको देते थे। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनकी खुराक में क्या क्या तब्दीली हमने लानी है ताकि इनके मुंह ना पके। तो जिन दोस्तों ने नया नया चैनल देखना शुरू किया है उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें। और जिन दोस्तों ने पहले से भी वो देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया हुआ, तो वो भी कर दें सब्सक्राइब, ताकि आइंदा मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए और ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कोई उसमें नुकसान नहीं होता, कोई पैसे खर्च नहीं आते, सिर्फ एक बटन को दबाना ही है और साथ घंटी के निशान को दबा देना है। उससे आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपसे कोई अहम मालूमात मिस नहीं होती। जो बात भी मैं बताता रहता हूँ वो आप तक पहुँचती रहती हैं। और इन बातों के साथ आज के मौजू के साथ साथ एक सवाल का जवाब भी आज दूँगा। ये फैज़ रसूल ख़ान जगलानी हमारे एक दोस्त हैं, बाकायदगी से मेरी वीडियोस देखते हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा है कि ज़हरबाद की क्या निशानियां हैं, यानी क्या इलामात हैं उनकी मुराद है। तो ज़हरबाद की इलामात भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो ऐसा है दोस्तों कि पहले तो जिन कबूतरों के मुंह में जो है दाने बन गए हैं या मुंह पक गया है अंदर से, पीले रंग का दानों में मवाद है, तो उसका इलाज आपको बताऊं। वो आपने ये करना है कि कबूतर को पकड़कर उसका मुंह खोलकर आपने देखना है कि एक कबूतर का पर ले लेना है आपने। पर की नोक से जो है ना आपने ये करना है कि कबूतर का मुंह खोलकर देखेंगे तो जो पीले रंग का मवाद है ना, आमतौर पे कबूतरों की बाछों के आसपास अंदर की तरफ वो बना होता है, ऐसे जो है ना दाने की शक्ल में। तो वो आपने उसको ये पर की नोक से थोड़ा सा हिलाकर उसको कुरेद कर देखना है। वो आपको पता चलेगा कि वो कितने दिन उसको हो गए हैं। अगर उसको ज़्यादा दिन हो गए हैं तो वो पक चुका होगा। आपने कबूतर के पर की नोक से जो है ना उसको थोड़ा थोड़ा कुरेदना है, वो आसानी से बाहर जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो आपने ख्याल ये रखना है कि वो जो है उससे खून ना निकले, वो कबूतर उस जगह से ज़ख्मी ना हो, तो वो आसानी से निकल जाए। असल में जब ताज़ा ताज़ा होता है तो उस वो जो गोल सा उसका होता है फोड़ा या दाना सा, उसके आसपास जो है ना खून आपको नज़र आता है, वो ताज़ा होता है, उसको नहीं आपने छेड़ना। लेकिन अगर उसको कुछ दिन हो गए हैं और वो पका हुआ है तो वो फिर मुकम्मल पीले रंग का होगा और उसको आपने थोड़ा सा छेड़ कर पहले देख लेना है पर की नोक के साथ। और अगर वो आसानी से पीला मवाद बाहर को आप नोक से निकाल सकते हैं, निकल रहा है, तो वो आपने आहिस्ता आहिस्ता करके निकाल देना है, मुंह से बाहर जो है ना वो निकाल देना है। और अगर कहीं आपको लगे कि ये खून अब इसमें से जो है वो रिसने लगेगा या ज़ख्मी होगा, तो फिर आपने वहाँ छोड़ देना है उसको, उसको ज़ख्मी नहीं करना। तो वो पहले तो ये मवाद आप निकाल देंगे और उसके बाद आपने फिर ये करना है कि ये एक दवाई है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये इसका नाम है नील स्टेट, ठीक है। ये यहाँ पे आपको इधर से तो उलट दिखाई देगी, बाहर क्या भी इसका नील स्टेट इसका नाम है। इस तरह की डिब्बी होती है ये, इसमें ओरल ड्रॉप्स इसमें इसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है। तो ये आपने ये करना है, इस तरह की इसकी शीशी अंदर होती है, ये इस तरह का लेबल होता है ये। तो आपने ये करना है कि ये लेकर तो इसके 2-3 कतरे आपने
कबूतर के मुंह में डालने हैं सुबह को, 2-3 कतरे दोपहर को और 2-3 कतरे शाम को डाल देने हैं। और इसके साथ साथ आपने ये करना है कि विब्रामाइसिन कैप्सूल जो है अपने पास खोल कर रखना है। जब आप ये सारा अमल कर रहे हो तो उसका पाउडर जो है उसकी एक चुटकी भरें, और जो वो दाना निकला हुआ था पीले मवाद का अंदर से, मुंह जहाँ से पका हुआ था, वो आपने चाहे वो दाना साफ़ कर दिया हो या ना साफ़ कर सके हों, आपने उस जगह पे चुटकी भर के विब्रामाइसिन कैप्सूल की वो वहाँ पे आपने डाल देनी है, लगा देनी है। तो बेशक एक उंगली पे ले लें और वहाँ उसके मुंह में उस जगह पे उसको लगा दें। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो कॉटन बड्स होते हैं ना, कानों में, हाँ, कान की सफाई के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, एक कॉटन बड लेकर तो उस पर आप लगा कर ना ज़रा ये विब्रामाइसिन कैप्सूल का पाउडर, तो उसके ज़रिए भी उसके मुंह में उस जगह पर लगा सकते हैं जहाँ वो पीले रंग का दाना या पीला सा मवाद था, और वहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं। तो ये आप, ये तो हो गया इसका इलाज, यानी एक विब्रामाइसिन कैप्सूल का आप पाउडर वहाँ पे लगाएंगे, वो जो पीला सा मवाद है उसको उसके मुंह से निकालेंगे, ख़ारिज करेंगे। और तीसरा जो है उस नील स्टेट के 2-3 कतरे आप सुबह को, 2-3 दोपहर को, 2-3 कतरे शाम को उसके मुंह में डालेंगे। ये इंशाल्लाह 2-1 रोज़ में ये ठीक हो जाएगा। अब जो है मैं आता हूँ इस तरफ के, असल में ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि सर्दियों में आपने जो गर्म ग़िज़ाएँ थी, मसलन मोठ गर्म होता है, वो ख़ुराक में शामिल किया, वो करना चाहिए था सर्दी में। और सूरजमुखी भी शामिल किया, वो भी गर्म है, ऑयली सीड है। और तिल शामिल किए, और चीना शामिल किया, और फिर अलसी शामिल की। तो ये 5 चीज़ें जो हैं हम सर्दियों में कबूतरों की खुराक में शामिल करते हैं। लेकिन इनमें अब मौसम इतना तब्दील हो चुका है कि इनमें 2 चीज़ें तो बिल्कुल निकाल देंगे आप, तिल वगैरह बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे, अलसी बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे, इनको निकाल दें। अलसी भी ऑयल सीड है और सूरजमुखी भी ऑयल सीड है। अब एक ऑयल सीड रहे तो वो दूसरा हम और शामिल करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो बाकी जो 3 चीज़ें हैं, मोठ गर्म होते हैं, इनकी आपने ना थोड़ी मिकदार अब रहने देनी है। बहुत पहले जितना डालते थे ना उसका 1/4 हिस्सा आप कर दें, थोड़ा सा। और इसी तरह चीना जो है, चीना जितना पहले डालते थे उसका भी चौथा हिस्सा आप कर दें, चीना भी गर्म होता है। तो ये अभी चूँकि मुकम्मल गर्मी नहीं आई लेकिन काफ़ी हद तक सर्दी चली गई है, तो आप इनकी मिकदार जो है, ये दोनों चीज़ों की, मोठ और चीना, जितनी पहले डालते थे उसका 1/4 हिस्सा कर दें। और सूरजमुखी जो है जितना पहले डालते थे उससे आधा कर दें आप। ठीक हो गया? तो ये तो आप 3 चीज़ों में ये तब्दीली लाएंगे, और अलसी और तिल बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और साथ इजाफा ये करना है कि अब ये जितनी थोड़ी सी हमने गर्म चीज़ें शामिल रखी हुई हैं अभी, इनको और मुतदिल करने के लिए हम ये करेंगे कि जो गर्मियों में हम डालते हैं ना सरसों, काले रंग की सरसों होती है, तो वो सरसों हम थोड़ी सी शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी इसलिए कि अभी पूरी गर्मियाँ नहीं आई, वो ठंडी होती है, तो थोड़ी सी शामिल करेंगे। उससे ये होगा कि ये जो अभी कुछ 2-3 चीज़ें गर्म हम थोड़ी मिकदार में देते हैं, तो सरसों से ये मुतदिल हो जाएगा काम। थोड़ी सी सरसों उसमें शामिल कर लें। तो ये तो आपने ग़िज़ा में कर लेनी है तब्दीलियाँ। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गर्मियों में जो है वो सारा साल ग़िज़ा जो है वो कौन सी है जो हम उसमें चलाते हैं, और फिर गर्मियों में, आगे गर्मियाँ आ रही हैं, वो कौन कौन सी चीज़ों का इजाफा करना है। तो सारा साल चलने वाली चीज़ें हैं बाजरा, गंदम, सफ़ेद जवार और चना, खुरतम, मकई। ये तो सारा साल आपने रखनी है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। और गर्मियों में जिन चीज़ों का आपने इजाफा करना है, सरसों अभी थोड़ी मिकदार में शामिल करें, आगे जैसे ज़्यादा गर्मी आएगी तो इसकी मिकदार बढ़ाते रहना है। जून जुलाई में फुल जितनी कबूतर खाते हैं उतनी आप डाल सकते हैं। और साबुत मसर जो हैं ये भी ठंडे होते हैं। मसूर की दाल गर्म होती है और साबुत मसर ठंडे होते हैं, ये इनमें फ़र्क आपको जो है ज़रूर मलहूज़ रखें। तो साबुत मसर जो है ये भी गर्मियों को आपने डालने हैं, ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो आगे जाके ये भी आप शामिल करेंगे, जैसे कि यानी चंद हफ्ते गुजर जाएं, 2-3 हफ्ते, तो थोड़े थोड़े साबुत मसर इसमें देसी वो आपने शामिल करने हैं। और साबुत मूंगी भी आप शामिल करेंगे, 2-3 हफ्तों के बाद शुरू कर देंगे इसमें। साबुत मूंगी अगरचे कि आजकल बहुत महंगी मिल रही है, लेकिन जब मूंगी की फसल आती है उस वक्त जो है वो रेट मुनासिब होता है, उस वक्त उसको ले लिया करें। और बाकी जो हम 3 चीज़ें और हैं, 4 चीज़ें, वो गर्मियों में हम शुरू कराते हैं, लेकिन वो चारों चीज़ें बहुत ठंडी हैं,
فی الحال ابھی ان کو شروع نہیں کرنا، وہ آپ نے جون جولائی میں جب بھرپور گرمی پڑتی ہے تب شروع کرنا ہے، لیکن ابھی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ تیار رہیں۔ ان میں ایک ہے مٹری۔ مٹری جو ہے اس کے بعد بہت زیادہ پانی کبوتر کو پینا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ ہضم ہوتی ہے، وہ ذرا سخت ہوتی ہے، اس لیے سردیوں میں بالکل نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ سردیوں میں کبوتر پانی کم پیتا ہے، پھر اگر مٹری کھا لے تو وہ پھر بد ہضمی ہو جاتی ہے، وہ پھر دانہ باہر نکالتا ہے۔ تو مٹری کو بہت گرمیوں میں آپ نے شامل رکھنا ہے غذا میں، چونکہ گرمیوں میں پانی کافی کبوتر پی لیتا ہے اور وہ اس کو ہضم کر لیتا ہے۔ اور جو ہے یہ بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں، یہ بھی لیکن اچھی قسم کے جو آپ کو ملیں اگر، تو پھر یہ جو آپ شامل کریں گے ٹھیک گرمیوں میں جا کے جون جولائی میں۔ اور اسوں ہے ایک چیز، تو وہ بھی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، تھوڑی سی مقدار میں کڑوا ہوتا ہے اور اس کے لیے مفید ہوتا ہے بعض بیماریوں میں، تو وہ جو ہے آپ نہایت گرمیوں میں جا کے تھوڑی سی مقدار میں اسوں بھی شامل کریں گے۔ اور بھنگ کے بیج جو ہیں یہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں، یہی جو دانہ فروش ہوتے ہیں انہی سے، تو یہ بھی بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ نے شامل کر لے ہیں، بھرپور گرمیوں میں جا کے شامل کرنے ہیں بھنگ کے بیج، اس سے پہلے نہیں، بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کریں گے اس میں تبدیلیاں۔ اب ایک چاول ٹوٹا ایک چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو ہدایت دینا ضروری ہے۔ چاول ٹوٹا ڈیلی مت ڈالیں کبھی بھی، نہ گرمیوں میں نہ سردیوں میں، اس لیے کہ اس سے قبض ہو جاتی ہے کبوتروں کو اور وہ اور بھی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ البتہ چاول ٹوٹے کو آپ ہفتے میں 1-2 دن جو ہے وہ استعمال کرا دیا کریں، جب آپ دیکھیں کہ کبوتر پتلی بیٹیں کر رہے ہیں تو اس وقت آپ 1 دن یا 2 دن چاول ٹوٹا تھوڑی مقدار میں خوراک میں شامل کر دیا کریں، تاکہ ان کی بیٹیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور ان دنوں وہ مناسب وقت ہے انہیں چاول ٹوٹا دینے کا، ان کو قبض بھی نہیں ہوگی۔ لیکن مسلسل چاول ٹوٹا نہیں دینا، اس سے کبوتروں کو قبض ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو تھا خوراک کے بارے میں۔ اب جو ہمارے دوست ہیں فیض رسول خان جگلانی، انہوں نے جو سوال پوچھا ہے کہ زہر باد کی کیا علامات ہیں، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زہر باد میں کبوتر جو ہے نا سبز رنگ کی بیٹیں کرتا ہے، یہ تو ہے ہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ منہ سے جو وہ دانہ پلٹتا ہے، دانہ باہر نکالتا ہے، قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، اس میں بھی وہ سبز مواد جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، اس میں وہ خوراک بھی شامل ہوتی ہے، کچھ دانے جو ہضم نہیں ہوئے ہوتے نا، باجرہ وغیرہ اس طرح کے عام طور پہ دانے ہوتے ہیں، اور اس میں سبز رنگ کا مواد اس میں باہر نکلتا ہے اس الٹی میں، تو وہ مواد جو ہے وہ پکی علامت ہے کہ کبوتر کو زہر باد ہے۔ تو یہ اس کی 2 علامات ہیں، اور یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں گے تو وہ الٹیاں کرنے کی وجہ سے، دانہ باہر نکالنے کی وجہ سے کبوتر کی جو باچھیں ہیں نا وہ بھی سبز رنگ جو ہے وہاں بھی لگا ہوتا ہے، تو وہ بھی سبز آپ کو نظر آتی ہیں، بعض پروں پر بھی وہ سبز رنگ جو ہے اس کو پھر وہ اسی سے بیٹوں سے اور اس طرح سے لگ جاتا ہے، اور اس کے منہ کے آس پاس بھی سبز رنگ لگا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو الٹی کرتا ہے وہ دھیان رکھا کریں، اس میں بھی سبز رنگ جو ہے وہ آپ کو سبز رنگ کا مواد جو ہے نظر آئے گا، وہ تھوڑا سا طوطے رنگ کا سبز ہوتا ہے وہ۔ تو اس طرح یہ تمام نشانیاں ہیں زہر باد کی، اور اس کو یہیں کنٹرول کیا کریں زہر باد کو۔ اس کے لیے میں آپ کو علاج جو ہے وہ دوسری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ سبز مرچ جو ہے وہ بھی اس کے لیے مفید ہے، لہسن بھی اس کے لیے مفید ہے، اور باقی جو ہے 2 سیرپ جو ہیں جو ہے پیناڈول اور اینٹامیزول، وہ بے حد مفید ہیں اس کے لیے، ہر 4 گھنٹے کے بعد 8 قطرے اس کو دینے ہوتے ہیں، تو یہ زہر باد اس سے کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا دوستو آج کی ویڈیو کے تمام جو باتیں تھیں، موضوعات تھے، وہ آج میں نے کور کر دیے۔ اس میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، لیکن اس ملاقات کو یقینی بنانے کے لیے لازم ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری اور آپ کی ملاقات یقینی بن جائے، اور اس ملاقات کو مس ہونے سے آپ بچائیں، تو ہر اہم بات جو ہے وہ آپ تک مسلسل پہنچتی رہے۔ تو اب دیجیے مجھے اجازت، خدا حافظ۔